दोस्तों पेश है दीवाने दौलत के। नहीं बेटा, हम लोग भूख प्यास नहीं मर चुकी है, तुम बताओ कि क्या बात है करनी है और तुम्हें कौन हो। मेरा नाम मोहन है। मैंने अनीता भाभी के बारे में आपसे कुछ बात करनी है। बेटा, हमारी जवान बेटी मर गई है और जगत नारायण ने हमें धमकियाँ दिए रहा है कि यदि हम पुलिस के गए तो यह कर दूंगा, वह कर दूंगा, और यह हफ्ते विशालगढ़ में तारीख पर आना पड़ेगा। पिताजी पिताजी आप भला बच्चा को क्या समझा रहे हैं। मैं सब समझता हूँ भाई साहब, आपको पुलिस में जाने की ज़रूरत नहीं है। मेरी रिपोर्ट पर पुलिस सरगर्मी से जांच कर रही है और अनीता भाभी को जेल में जब अनीता भाभी को जो अंतिम पत्र आपको मिला होगा वह भी पोस्टमार्टम पोस्ट मैंने पोस्ट किया था। यह कहना चाहता हूँ कि अनीता भाभी ने जो पत्र अनीता भाभी जो पत्र पुलिस को दे दें और इंस्पेक्टर अंकल वह आपकी पूरी मदद करेंगे। मोहन ने उन्हें समझा बुझाकर किसी तरह इंस्पेक्टर अंकल के पास ले आया और उन्हें भी बेचक सारी बातें दोहरा दी। अब आप फिक्र न करो, आप सिर्फ हमारी मदद कीजिए, फिर देखना हमारा काम है कि किसी तरह परेशानी न हो और जगत नारायण जैसे कोई कमीने पर मैंने सीधे किए हैं। इंस्पेक्टर साहब, अफसोस तो यह रहेगा कि मैंने जिस बेटी के लिए औलाद से बढ़कर दहेज दिया, उन कमीनों ने उसकी जान ले ली। आप घबराते क्यों हैं अंकल? भावी हत्यारे को हम चैन नहीं लेने देंगे। मगर बेटे, कैसे बेटे? अनीता की हत्या का कोई सबूत नहीं है। कुदरत का कानून किसी को माफ नहीं करता, न ही हमारी अदालतों में किसी तरह उसे सबूत किसी ज़रूरत होती है। आप देखते जाइए कि अनीता भाभी के खून एक दिन ज़रूर रंग लाएगा। और अनीता की मृत्यु के 3 महीने गुजर चुके थे। एक दिन मोहन इंस्पेक्टर पास आया। अंकल, अनीता भाभी की हत्या केस में कोई परिणाम निकला? नहीं मोहन, न ही उससे कोई पत्थर छोड़ा था और न ही कोई गवाह मिला। न है तुम्हारी वह तुम बाहर के व्यक्ति हो जिसने आखिरी बार अनीता को देखा था। तुम भी कुछ नहीं जानते। और वह डॉक्टर क्या कहता है जिसने डेथ सर्टिफिकेट बनाया? वह कहता है कि अनीता को कैंसर था जिसका इलाज हो रहा था, इसी वजह से उसकी मृत्यु हुई है। तुम्हारे बयान के मुताबिक जब उसने आखिरी बार देखा तो वह घबराई हुई थी और यह बीमारी की वजह से भी हो सकता है। मोहन नशे सा कह उठा। अच्छा अंकल, गुड बाय। ओह अरे, इतनी जल्दी कहाँ चले? और तुरंत किंतु फिर मोहन ने एक पल भी वहाँ रुका। पता नहीं क्या सोच रहा था। मुझे सबसे पहले सोन से मिलना होगा। वह सीधा सोन के घर पहुँचा। सुनाओ सोन, क्या हाल है? ठीक है। वैसे तुम सुनाओ, अनीता भाभी के केस में कोई प्रोग्रेस हुई? नहीं यार, अभी पंडित अंकल के पास से आ रहा हूँ। मोहन ने सोहन को डॉक्टर के बारे में बताया और अनीता का इलाज कर रहा था। तुम समझ नहीं सकते मोहन कि मेरे अंदर नफरत की ऐसी आग धधक रही है कि मैं दौलत के उन दीवानों को सज़ा नहीं दिला दूंगा तो मुझे चैन नहीं आएगा। मोहन, तुम क्या पता भाभी कुदरती मौत मरी हो? नहीं सोहन, यह नहीं हो सकता। उस दिन शाम को तुमने अपनी आँखों से शक्ल देखी थी। तुम्हें तो तुमने तो देखी थी। तुमने उसी समय क्यों नहीं कुछ किया जब तुमने उसकी शक्ल पर ऐसा लगा कि वह परेशान है? तुम्हें किसी समय कुछ भी हो सकता है। तुमने उसी समय उसे हादसे की रोकने की कोशिश क्यों नहीं की? इंस्पेक्टर अंकल के पास जाते डैडी के बताते, रहने दे यार, और शर्मिंदा मत कर। मैं मानता हूँ मुझसे गलती हुई की।
माफ़ करना यार, मैं ज़्यादा ही कुछ उत्तेजित तो हो गया था। तू बैठ, मैं भी आया। डोंट वरी यार, दोस्ती में ऐसा चलता रहता है। और कुछ देर बाद ही उनकी मोटरसाइकिल डॉक्टर क्लिनिक की तरफ बढ़ गई। तुमने डॉक्टर का नाम डंगवाल बताया था ना? हाँ। और आधे घंटे बाद वह डॉक्टर डंगवाल के क्लिनिक में सामने थे। डॉक्टर साहब, हम आपके एक भूतपूर्व पेशेंट की मामूली सी जानकारी हासिल करने आए हैं। कौन हो तुम लोग और किस पेशेंट की बात जानकारी चाहते हो? डॉक्टर साहब, हम अनीता की गुप्ता के बारे में जानना चाहते हैं। वह अनीता गुप्ता का नाम सुनकर डॉक्टर चौंका, इसलिए कि उसके चेहरे पर भावों पर बड़ी गंभीरता से काबू पा गया। अनीता के बारे में अब क्या जानना चाहते हो? वो तो मरे हुए भी बहुत दिन हो चुके हैं। मुझे तो इतना पता है कि तुम दोनों में से क्या बताऊं उसको अपने पेशेंट के बारे में। हम उनके भाई हैं। डॉक्टर साहब, हम केवल इतना जानना चाहते हैं कि एकाएक उसकी मृत्यु कैसे हो गई। लेकिन जहाँ तक मेरी जानकारी है, दीदी बिल्कुल स्वस्थ थी। उनका इलाज कैसे चल रहा था और क्या बीमारी थी? अरे ओह भाई, अगर तुम लोग उनके भाई हो तो बता देता हूँ, उसे कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी का इलाज, खतरनाक जैसी लाल बीमारी थी। लेकिन डॉक्टर साहब, जैसे हम पहले अर्ज कर चुके हैं, हमारी दीदी के देखते हुए बिल्कुल भी बीमार नहीं लगती थी। बेटा, इस बीमारी में पेशेंट ऊपर से दिखने में ठीक ही दिखाई देता है। इसका मतलब उसकी मृत्यु कैंसर से ही हुई है। बिल्कुल किसी किस्म का वहम पालने की कोई ज़रूरत नहीं है। अच्छा डॉक्टर साहब, आज्ञा दीजिए, कष्ट के लिए क्षमा चाहते हैं। और दोनों डॉक्टर के पास से उठाए और लेकिन संदेह में कोई अंतर नहीं आया था। यार सोहन, मुझे तो ऐसा लगता है यह डॉक्टर कुछ छुपा रहा है। लगता तो है। अच्छा, अगर भाभी को कैंसर था तो उसके ख्याल से किस टाइप का पेशेंट और उसे दी जाने वाले ट्रीटमेंट का रिकॉर्ड भी रखा जाता होगा। हम किसी बहाने से डॉक्टर का रिकॉर्ड देखें और उससे इस बात साफ हो जाएगी। ठीक है ठीक है, तुम ही सोचो, मैं सोचता हूँ शायद तरकीब निकल आए। कल 10 बजे तुम मेरे पास आना, ठीक है? और सोहन विदा होकर सोहन अपनी मोटरसाइकिल पर सवार हो गया। गली में आया और जगत नारायण की कोठी के बाहर 2-3 कारें और दरवाजे की चहल पहल दिखाई दी। ओह, जगत नारायण के घर आज कोई खास बात लगती है। और अपनी कोठी में आकर मोहन ने मम्मी के पास पहुंचा। मम्मी, जगत नारायण के घर में आज क्या हो रहा है? अरे कुछ नहीं बेटा, बहू को मेरे अभी 3 महीने भी नहीं हुए कि बेटे का दूसरा ब्याह रचाने की सोच रहा है। जगतनारायण के लड़के की लड़की देखने वाले आए हैं। मम्मी, कुछ पता है ये कौन है? सुना है बहुत अमीर आदमी है। बेटी, लड़की के पिता तुम्हारे डैडी के अच्छे परिचित में से एक हैं। डैडी कहाँ है? ऊपर अपने कमरे में। और मोहन अपने डैडी के कमरे में पहुंचा। डैडी, जगत नारायण के लड़की सुनीता को देखने आ रही हैं, आप उनके बारे में परिचित हैं क्या? हाँ बेटे, लड़की का पिता सरकारी ठेकेदार है। अक्सर कारपोरेशन या पेमेंट के सिलसिले में लक्ष्मी कचहरी में आते रहते हैं। वही मेरी उससे दोस्ती हो गई थी। वैसे बात क्या है? मोहन ने चकते हुए उन्हें सारी बात बताई। ओ डैडी, मुझे संदेश है, जगत नारायण के उसके परिवार वाले मिलकर अनीता भाभी यानी बहू की हत्या की है और यह हत्या का कारण दहेज था। इसका कोई सबूत? मेरे पास सबूत के लिए इतना है कि काफ़ी है कि अनीता भाभी मौत से चंद महीने पहले गुजरे। वह लोग सुनील से पुनः शादी करने के चक्कर चलाने लगे हैं। ओह, इन बातें तो तुम्हारी बहुत अच्छी बनाने लगी हो सर्कल होम्स साहब। लेकिन जब अनीता की मौत बिल्कुल स्वाभाविक परिस्थितियों में हुई है, उन्हें इस बात का शक क्यों है कि वह क्या सबूत है कि तुम्हारे पास जगत नारायण फैमिली ने अपनी बहू की हत्या की है? डैडी, सिर्फ मुझे ही नहीं बल्कि इंस्पेक्टर अंकल को भी, अनीता भाभी के मायके वालों को भी इस बात पर पूरा शक है।
यह बात मोहल्ला जानता है कि जगत नारायण फैमिली के लोग कितने लालची और किस्म के हैं। खैर तुम चाहते क्या हो? मैं सिर्फ यह चाहता हूँ डैडी, जिन लोग से सुनील का रिश्ता लेकर आए हैं वे आप ये रिश्ता करने से मना कर दें। लड़की के पिता आपके दोस्त हैं आपकी बात ज़रूर मानेंगे। देखो बेटे, मैं जानता हूँ जगत नारायण लालची किस्म का है, लेकिन सबूत के बिना मैं किसी का इल्ज़ाम लगाना ठीक नहीं समझता। प्लीज़ डैडी। राम प्रकाश चूँकि एक वकील थे, अतः बिना किसी सबूत के वाले किसी मुकदमा उठाने के पक्ष में नहीं थे, अतः मोहन के आग्रह करने पर हथियार डालने पड़े। उन्होंने मोहन को वादा किया कि वह अपने संदेश से निवारण नहीं कर देगा और राम प्रकाश को रिश्ते पक्का नहीं होने देंगे। और मोहन खुशी का ठिकाना न रहा। चलो एक काम तो निपटा, अब इंस्पेक्टर अंकल से मिलकर डॉक्टर डगराल को और भुगतते हैं। और अगले दिन सुबह ठीक 10 बजे सोहन और मोहन के पास पहुंचे। मोहन के साथ इंस्पेक्टर पंडित से मिलने जा पूछा। गुड मॉर्निंग अंकल। मॉर्निंग चिल्ड्रंस, वेलकम। और मोहन सोहन ने पंडित को बताया कि वे किस उद्देश्य से उसके पास आए हैं। काम तो ज़रा मुश्किल है, पर इस तरह बिना हम किसी अधिकार के डॉक्टर क्लिनिक का रिकॉर्ड चेक कैसे कर सकते हैं? कुछ तो करना होगा अंकल। वे दोनों वहाँ बैठकर इंस्पेक्टर पंडित ने 2 सिपाहियों के साथ डॉक्टर अग्रवाल के क्लिनिक में आदम की। और इंस्पेक्टर अग्रवाल अभी आए नहीं थे। चपरासी और नर्स वहाँ मौजूद थे। मिस्टर, हमें सूचना मिली कि पिछले महीने डाकू जब्बर सिंह की बाह में गोली लगी थी, तो उसका इलाज यहाँ करवाया था। नहीं, आपकी सूचना गलत है इंस्पेक्टर। हम कोई ऐसा गैरकानूनी काम नहीं करते। आप अपने मरीजों की कोई रिकॉर्ड रखते हैं? हाँ ज़रूर रखते हैं। तो कृपा करके मुझे वह दिखाइए, मेरी तसल्ली हो जाएगी। वह हम ऐसा काम करते ही नहीं तो घबराने की कैसा। आइए। वो डॉक्टर डंगराल नर्स इंस्पेक्टर को एक फाइलिंग कैबिन में नेट के पास ले आई। यह देखिए, यहाँ रिकॉर्ड फाइलें मौजूद हैं। देखिए, आप ज़रा क्लिनिक की सफाई इत्यादि करवा दूँ। धन्यवाद। और कैबिन के हर दराज में नाम प्रथम अक्षर के अनुसार अक्षर लिखे थे। नर्स जैसे ही बाहर गई, इंस्पेक्टर ने ए अक्षर वाली दराज खोली और जल्दी ही इंस्पेक्टर ने अनीता का रिकॉर्ड मिल गया। ओह तो मोहन झूठ बोला था। रिकॉर्ड के अनुसार तो अनीता को कोई घातक रोग नहीं है। इसका मतलब कि डेथ सर्टिफिकेट भी झूठा होगा। अच्छी तरह से देखने के बाद इंस्पेक्टर बाहर आया। क्षमा करिए सिस्टर, हमें जबराल सिंह का कोई रिकॉर्ड नहीं मिला। आपने इन फार्म को गलत फहमी हुई लगती है। जी हाँ, हो सकता है, फिर भी पूछताछ करूँगा। वैसे संयोग के लिए धन्यवाद। वो डॉक्टर के यहाँ से इंस्पेक्टर पंडित सीधा थाने पहुँचा। तुम लोगों ने आसंदेह ठीक निकला। डॉक्टर के रिकॉर्ड के अनुसार अनीता को कोई रोग नहीं था। और तुम लोगों जाओ, मैं अपने ऑफिसर से बात करके इस केस की फाइल पुनः खुलवाता हूँ। आप अपने ढंग से कोशिश कीजिए अंकल, हम अपने ढंग से कोशिश करते हैं। गुड बाय। और मोहन और सोहन पुलिस के थाने से बाहर आ गए। अब हमें क्या प्रोग्राम है? अब सबसे पहले ठेकेदार लक्ष्मीदास से चलते हैं। वह जगत नारायण की बड़ी बेटी मीनाक्षी से मिलने चलेंगे और कुछ ही देर में कचहरी के बाहर स्थित कैबिन में ठेकेदार लक्ष्मीनारायण के साथ बैठे थे। बेटा वकील साहब ने कहा था कि तुम मुझसे बात करना चाहते हो। बोलो क्या बात है? क्यों? आप अपनी लड़की जगत नारायण की लड़की सुनीता के साथ रिश्ते की बात चला रहे हैं। प्लीज़ कुछ दिनों के लिए स्थगित कर दो। क्यों? क्योंकि आप नहीं जानते जगत नारायण के परिवार के लोग कितने लालची किस्म के इंसान हैं। 3 महीने पहले उसने अपनी बहू की मृत्यु हुई है और इस बात का
भी नहीं है कि उसकी हत्या की गई है। पुलिस जांच अभी जारी है, देखो क्या परिणाम निकलता है। देख लो बेटा, कहीं ऐसा ना हो कि इतना अच्छा लड़का घर में हाथ से निकल जाए। अगर एक लड़का हाथ से निकल गया तो उससे कोई अच्छा लड़का मिल सकता है, लेकिन भगवान न करे अगर लड़की को बस कुछ मत कहना, आज से इस रिश्ते के लिए मना कर दे दूंगा। और ठेकेदार के जाने के बाद चलो, यह तीर भी निशाने पर लगा। देखना है रिश्ते टूटने पर जगत नारायण किस बुरी तरह तिलमिलाते हैं। लेकिन हमारी समस्या तो अभी भी वहीं की वहीं है। अनीता भाभी के हत्यारा को एक सबूत भी हम लोगों को प्राप्त नहीं कर सके। इसी सिलसिले में मैं मीनाक्षी दीदी से मिलना चाहता हूँ, आओ। और अगले ही पल मोहन और सोन मोटरसाइकिलें दौड़ उठी। लेकिन तुम्हें इस बात का यकीन कैसे है कि मीनाक्षी दीदी हमारी योजना में शामिल होकर हमारा साथ देने के लिए तैयार हो जाएंगी? मैं जानता हूँ मनीषा जगत नारायण की सबसे बड़ी लड़की है, परंतु उसका स्वभाव उस परिवार से बिल्कुल अलग है। वह अन्याय के साथ नहीं देगी। उसे पूरी बात का पता चलेगा तो वह ज़रूर हमें सहयोग करेगी, इसके लिए तैयार हो जाएगी। मोहन व सोन नहीं जानते थे कि उन्हें गुंडे उनके पीछे लग चुके हैं और उनके इरादे खतरनाक लगते हैं। फिर सोच लो, मीनाक्षी दीदी जगत नारायण के सामने भेद खोल दिया तो हमारी सारी स्कीम मिट्टी में मिल जाएगी। तुम फिक्र ना करो। तभी मोहन चौंका, अरे यह लोग तो कुछ लोग हमारे पीछे कर रहे हैं। वह चारों मोटरसाइकिल पर सवार गिरते हुए बिल्कुल उनके सिर पर आ पहुँचे और सावधान मोहन, ये लोग किराए ठीक नहीं लग रहे। घबराओ मत, हमें लोगों की हथेली खुजलाने भी बहुत दिनों से नहीं मिटी है, आज मौका मिल जाएगा। और कुछ देर में मोटरसाइकिल सवारों ने मोहन और सोन को घेर लिया और उन्हें रोकते पर मजबूर कर दिया। क्यों भाई, तुम लोग हमारा रास्ता क्यों रोक लिया? रास्ते आप चारों को हमें लुटिया चोर नज़र आ रहे हैं। बको मत, अपना जान की खैर बनाओ। तो ये तो गुराता भी है। गुराता नहीं, शायद काटता भी है। और पकड़ लो इन्हें हरामजादों को, तब तक मारो जब तक इनके हाथ पैर न टूट जाएं। और मोहन और सोहन पूरी तरह सतर्क थे। मोटरसाइकिल पर सवाल भला क्या जानते थे कि वह दोनों कितने खतरनाक किस्म के लड़ाके भी थे। और उन चारों के सामने मच्छर की जैसी औकात रखने वाले मोहन सोहन बाकायदा मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग ली हुई थी और उन्हें पहले कि उन चारों की हरकत कर पाते। मोहन और सोहन ने उन पर जंप लगा दी। हर हर महादेव, जय बजरंगबली। और ढुशूं ढुशूं ढुशूं, दाड़ दाड़। और कुछ ही देर में चारों आक्रमणकारी समझ गए कि बात अच्छी तरह समझ में आ गई कि वे दोनों लड़के से निपटना उनके बस के बाहर है। वो तीनों जान बचाकर भाग निकले। चौथा मोहन के कब्जे में आ गया। मुझे माफ़ कर दो, मुझसे एक बड़ी भूल हो गई। मैं तुम्हें टकराया। आइंदा मैं अपने तुम्हारे परछाई भी तुम्हारे सामने नहीं फटकेगी। मेरे बाप छोड़ दो बेटा। लेकिन इससे पहले यह बताओ कि तुम लोगों के किसके कहने पर हमारे ऊपर हमला किया था? मैं तुम्हारे सब कुछ मैं कुछ नहीं जानता। यह इस तरह नहीं बताएगा मोहन, इसकी अकल ठिकाने लगाओ। और फिर आक्रमण थोड़ा सा टार्चर करना, वह सच्चाई बोलने को तैयार हो गया। हमें जगत नारायण ने तुम लोगों को अकल ठिकाने के लिए 1000 रुपये दिए थे। जगत नारायण ने? ओह, इसका मतलब यह हुआ कि जगत नारायण लोगों को हम खतरा है और इस तरह हमारे अपने रास्ते से हटाना चाहता है। इसकी हरकत तो यही लगता है। और दोनों आतंकवादी को बेहोश कर छोड़ा और अपनी मंजिल की ओर चल पड़े। और जल्दी ही वैसे जगन्नाथ की बेटी मीनाक्षी के ससुराल जा पहुँचे। मीनाक्षी शादी से लगभग 7 वर्ष हो चुके थे। संपन्न परिवार में हुई थी जिससे पति रमेश था।
अरे मोहन भैया, आओ आओ, नमस्ते दीदी। और थोड़ी देर में मीनाक्षी की सास भी आ गई। क्या बात है मोहन, क्या बात है बहू, कौन है ये? यह मोहन है माता जी। और यह शायद इसका दोस्त सोहन, यह मेरी गली में रहता है। बैठो बैठो बेटा, तुम लोगों के लिए शरबत लाते हूँ। नहीं 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 माँ जी, अरे रहने दो भैया, बड़ी बहन के सामने औपचारिकता नहीं चलती। और शरबत पीने के बाद मोहन ने उसे बात शुरू कर दी। मैं यहाँ आपसे एक बहुत ज़रूरी काम के लिए आया हूँ दीदी। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इंसानियत का साथ देंगी। तुम मुझे यह बताओ भैया मोहन, आखिर बात क्या है? जब भी तुम मुझे पूरी बात नहीं बताओगे तो इस संबंध में क्या कह सकती हूँ, लेकिन यह बात तो मैं समझ चुकी हूँ कि तुम लोग किसी न किसी ज़रूरी काम से मेरे पास आए हो। हाँ हाँ, बात बताओ बेटा, क्या बात है? बात मीनाक्षी दीदी की है, पिता जगत नारायण जी से संबंध रखती है। रमा जी, कहीं तुम अनीता भाभी की मौत के संबंध में कुछ कहना तो नहीं चाहते हैं मोहन भैया? ओह, तो आप मीनाक्षी दीदी की मौत और अनीता भाभी के स्वाभाविक मौत की नहीं मरी, उसकी हत्या की गई है। मगर मगर कैसे? अनीता की हत्या क्या रहस्य है? क्या उसकी दहेज के कारण की गई थी? जगत नारायण उसके परिवार का क्या हुआ? क्या उन्हें निर्दोष बहू की हत्या की सज़ा मिल सकी? बहू का इंतकाम जल्द ही आपके सामने पेश करूँगा दोस्तों।